नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अजीत। फतेहपुर में इंसानियत शर्मसार हुई है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार तार किया गया और इतना ही नहीं, पंचायत ने अपने तुगलकी फरमान से सारी हदें पार कर दी। पीड़िता की आबरू की कीमत 25,000 रुपए लगा दी। दरअसल फतेहपुर के हथगांव इलाके में एक शख्स ने अपनी नाबालिग विकलांग मुंहबोली बहन के साथ रेप किया। पीड़िता को घर में अकेला पाकर रामाधार नाम के दरिंदे ने मुंहबोली बहन के साथ रेप किया। पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों ने पंचायत बुलाई, लेकिन पंचों ने इंसाफ करना तो दूर, मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। और हद तो तब हो गई जब पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए रेप पीड़िता को मुंह बंद रखने के लिए कहा और उसकी असमत की कीमत 25,000 रुपए लगा दी। पीड़िता अब बलात्कारी कलयुगी मुंहबोले भाई को सजा दिलाने के लिए आला अधिकारियों से गुहार लगा रही है। एसपी ने मामले की गंभीरता देखते हुए पीड़िता के मेडिकल कराने का निर्देश दिया है। मामले की जांच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, कब तक पंचायतों को इस तरह के तुगलकी फरमान देने की छूट मिलती रहेगी? समाज कब तक और क्यों इस तरह के पंचों को न्याय की कुर्सी पर बैठने देता है? नहीं तो 25,000 किस चीज के आपको मिल रहे हैं? कहे के लिए 25,000 आप को दिया जा रहा है पंचायत द्वारा? पंचायत द्वारा वो लड़के का जो हुआ था उसी लिए दिया जाए। क्या हुआ था लड़की के साथ? बलात्कार हुआ था। किसने किया था? रामाधार। ये कौन है रामाधार? रामाधार है बगले में अपने बिरादर। क्या लड़की का भाई भी है? हाँ, भाई भी लग रहा। भाई भी लगता है? हाँ। उसने गलत हरकत की? हाँ, वही किया। हमको न्याय चाहिए, हमको पैसा न चाहिए कि जैसे वो किया है उसको वैसे सजा मिले। पुलिस की कैसा रवैया रहा? पुलिस की रवैया तो सर, हम 3 दिन जब से वो भाई उसका आ गया है, हम 3 दिन हो गए हुआ गवा है थाने में। हम कई सो दरोगा सब जौन है तो वहाँ से डांट के भगा दिए थे कि वह पैसा तुम ले ली हो, रफा दफा हो चुका है। खाना रोटी बनाई तो जबरदस्ती की सिवे। तुम चिल्लाई नहीं? चिल्लावा मैं मामू दाबली सिवे। क्या नाम है? आधार। फिर क्या कहा? फिर भाग गा के मारो खोल के। और इधर पीलीभीत में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली है। यहां जिला अस्पताल में बुरी तरह झुलसा एक परिवार दर्द से तड़पता रहा, इलाज के लिए तरसता रहा और डॉक्टर इधर उधर टहलते रहे। आरोप परिजनों ने लगाए। परिजनों का आरोप है कि बुरी तरह झुलसे हुए परिवार के लोगों को वो इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन वहां उनकी किसी ने सुध लेने की कोशिश तक नहीं की और परिवार के आधे लोग अस्पताल में जमीन पर तड़पते हुए नजर आए, जबकि कई लोगों को स्ट्रेचर नसीब तो हुई लेकिन इलाज नहीं मिला। हैरानी की बात तो यह है कि पीड़ितों में से कुछ 80% तक झुलसे हुए थे। उधर जब अस्पताल प्रशासन से इस बारे में, इस लापरवाही के बारे में पूछा गया तो मरीजों की संख्या ज्यादा होने की दलील देकर डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। दरअसल बुरी तरह झुलसे लोग नगर कोतवाली के देश नगर के रहने वाले हैं। घर की बहू ने केरोसिन छिड़ककर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिसे बचाने के चक्कर में उसका पति, जेठ और एक 10 साल की बच्ची झुलस गई थी। वहीं विवाहिता की मौत हो चुकी है। किसने? चाची ने। क्यों? क्या मालूम? फिर आगे लगा ली। वो ये कितने लोग कैसे चले गए? मेरे पापा बचाने गए थे। ससुर जल गए? हाँ। 2 मेल और 1 फीमेल जले हुए आए हैं, जिसमें से फीमेल लगभग 100% जली हुई है, एक मेल 80% है और दूसरा मेल 70%। तीनों की हालत काफ़ी गंभीर है। फर्स्ट एड दी जा चुकी है, ट्रीटमेंट चालू है, लेकिन हालत काफ़ी गंभीर है। सरकारी योजनाओं की किस तरह अफसरशाही धज्जियां उड़ाती है, उसकी एक वानगी कानपुर देहात से सामने आई है। यहां समाजवादी पेंशन योजना में अपात्रों को लाभ पहुंचाया गया है। मामला राजपुर ब्लॉक के सिलेहरा गांव का है। गांव वालों का यह आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव ने पैसे लेकर अपात्रों को पात्र बना दिया। गांव वालों के मुताबिक एससी लाभार्थियों को कागजों पर ओबीसी लाभार्थी दिखाया गया और उन्हें इस पेंशन का लाभ मिलने लगा, लेकिन जो लोग नियमों के तहत पात्र थे उन्हें आज तक इस योजना का लाभ नहीं मिला। यह हाल किसी एक गांव का नहीं है, बल्कि तकरीबन सभी गांवों का है। कई गांवों में तो ग्राम प्रधान और सचिव सिर्फ फोन पर जांच पड़ताल की खानापूर्ति करते हैं और अपात्रों को लाभ पहुंचाते हैं। वहीं सीडीओ इस मामले की जांच की बात अब कह रहे हैं।
हमारे गांव में समाजवादी पेंशन योजना को लेकर ये प्रधान और सेक्रेटरी अन्य दलालों की मिली भगत से 80 लोगों को ओबीसी में दर्शा करके पेंशन दिलाई गई। इसमें प्रधान और सेक्रेटरी और गांव के कुछ दलाल भी शामिल हैं और एससी का कोटा बहुत कम है, इसलिए ओबीसी में इन लोगों को दर्शाया गया जिससे कि इन लोगों को पेंशन मिल जाए। जैसा आप बता रहे हैं, इस गांव के संबंध में हम जांच कराएंगे। अगर जांच में ऐसी स्थिति कहीं पाई जाती है कि किसी अपात्र को पेंशन प्राप्त हो गई है तो समुचित कार्रवाई की जाएगी और दोषी कर्मचारी के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इधर कानपुर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घोटाले पर अब प्रशासन की भी मुहर लग गई है। करोड़ों के इस घोटाले का सबसे पहले जी संगम ने पर्दाफाश किया था। घोटाले की परतें खोलकर रख दी थी। घोटालेबाजों ने शहरवासियों को उनके कूड़े से बिजली बनाने का ख्वाब दिखाया। 5 साल तक उनसे करोड़ों रुपए यूजर चार्ज के तौर पर वसूले और फिर रफू चक्कर हो गए। जी संगम पर हुए खुलासे के बाद अब कानपुर नगर निगम ने फरार कंपनी A to Z इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया है। दरअसल साल 2010 में कूड़े से बिजली बनाने वाली एक निजी कंपनी A to Z इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कानपुर नगर निगम ने समझौता किया था, करार किया था, जिसके तहत शहरवासियों को उनके घर से कूड़ा उठाने का खर्च कंपनी को देना होता था। लेकिन जब जी संगम ने कंपनी की खामियों का खुलासा किया तो कंपनी फरार हो गई। अब कानपुर नगर निगम ने भी माना है कि पीपीपी मॉडल के तहत हुआ यह करार जनता के साथ धोखा था। जिस समय ये करार मेरे सामने लाया गया तो मैंने इसमें कहा कि चूंकि ये पार्टनरशिप का मामला है और जमीन हमारी मतलब सरकार की जमीन हमारी, बेसिक 56 करोड़ रुपया उसमें हमारा, फिर जो कूड़ा उस कंपनी के लिए रॉ मटेरियल है वो भी हमारा, तो ये जब 3 चीजें हमारी हैं तो इसमें जो प्रॉफिट होगा इनको बाय प्रोडक्ट्स बनाने में, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा नगर निगम को मिलना चाहिए और उसको ढुलाई का कोई पैसा नगर निगम नहीं देगा। और नोएडा के सुरखा गांव में ग्राम समाज की जमीन घोटाला मामले की जांच शुरू हो गई है। आपको बताएं, गुरुवार को जिलाधिकारी ने एडीएम को जांच के आदेश दिए थे। दरअसल सुरखा गांव में ग्राम समाज की 250 बीघा जमीन को धोखे से 15 लोगों के नाम करने का मामला सामने आया है। आरोप यमुना प्राधिकरण में तहसीलदार के पद पर कार्यरत अजीत परेश पर लगा है। आपको बताएं, 2013 में ग्राम समाज की अरबों की 250 बीघा जमीन को गलत तरीके से 15 लोगों से साठगांठ कर उनके नाम कर दिया गया। दरअसल 1995 में यह जमीन 115 भूमिहीन परिवारों को आवंटित की गई थी, लेकिन तहसीलदार अजीत परेश पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर इसे 15 लोगों के नाम चढ़ा दिया। मामला सामने आने के बाद पीड़ित परिवारों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है, जिसके बाद एडीएम को इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच इस पर अब शुरू हो गई है। समस्या ये है कि जब हमारे ग्राम प्रधान ने पहले हमारे लिए गरीब लोगों के लिए 6-6 बीघे के पट्टे कर दिए तो उन्हीं में वही खसरा नंबरों में 15-15 बीघे के 15 आदमियों के नाम पट्टे और हो गए उसमें से, और ये तहसील के अधिकारियों के 60 गांठ से हुए हैं। हमारे 1995 के और उन्होंने दिखा रखे हैं 1969 के पट्टे हो, जबकि 69 का कोई भी प्रस्ताव कहीं भी नहीं है। कुछ लोग गांव गए थे, शिकायत की थी कि अभिलेखों में बिना किसी आधार के, सक्षम आधार के, पूर्व तहसीलदार ने 2013 में कुछ लोगों के नाम चढ़ा दिए। तो अपर जिलाधिकारी प्रशासन को हमने व्यक्तिगत रूप से जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है और संभवतः आज या कल में रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी इसमें वांछित कार्रवाई होगी मेरे द्वारा कानूनी रूप से तत्काल कर दी जाएगी। एक ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए और इसमें एक एफआईआर भी दर्ज करानी चाहिए जिससे सच्चाई सामने आ जाए और जिन लोगों के नाम हुए हैं जो करने वाले हैं इसमें, उन सब के नाम भी एफआईआर होनी चाहिए और ये तत्काल प्रभाव से ये पट्टे निरस्त किए जाएं। गांव के जो भूमिहीन है कई बार डीएम साहब से मिल चुके हैं, प्रशासन को शिकायत दे चुके हैं। आज भी वो लोग जो डीएम साहब के यहाँ आवास पे घेराव करने आए थे तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने उनको समझाया, कुछ समय दिया है। अगर ये जल्दी से एफआईआर दर्ज नहीं की गई, इनमें निरस्त नहीं हुए तो किसी भी हद तक जो भूमिहीन लोग हैं हमारे गाँव के वो जा सकते हैं। और इधर लैकफेड घोटाला मामले में यूपी सरकार पूर्व मंत्रियों को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने माया सरकार के 4 मंत्रियों समेत 7 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इन लोगों पर घोटाले के आरोप सिद्ध नहीं हो सके हैं, साबित नहीं हो सके। अदालत ने मायावती सरकार के मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा, बादशाह सिंह, रंगनाथ मिश्र और चंद्रदेव राम यादव को बरी कर दिया था। साथ ही 3 आरोपी अफसरों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था, लेकिन अब सरकार इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी।
तो लैक्सफेड घोटाला मामले में यूपी सरकार अब पूर्व मंत्रियों को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते उत्तर भारत में रेल सेवाएं बुरी तरह से ठप हो गई हैं। गुर्जर समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारी रेल की पटरियों पर हैं और इसके चलते दिल्ली से कोटा होकर मुंबई की ओर जाने वाली दर्जन भर ट्रेनों का रूट डायवर्ट करना पड़ा है। आगरा से होकर जाने वाले रेल ट्रैक पर गाड़ियां घंटों देरी से चल रही हैं, जिसके चलते मुसाफिरों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। गर्मी की छुट्टियों के चलते ट्रेनों में पहले ही काफी भीड़ है और अब इस आंदोलन ने सफर करने वालों की मुश्किलें और भी काफी बढ़ा दी हैं। दिल्ली से मुंबई, गुजरात और राजस्थान की ओर जाने वाली गाड़ियों का या तो रूट बदला जा रहा है या मथुरा से उनका रूट डायवर्ट किया जा रहा है। इसकी वजह से मथुरा जंक्शन पर यात्रियों का दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो जो यात्री चले थे अपने गंतव्य को ध्यान में रखकर उन्हें रुकना पड़ रहा है और इसकी वजह से उनकी सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। यहां गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते रेल सेवाएं काफी बाधित हैं। और इधर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत का यह कहना है कि गुर्जर आरक्षण पर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना है। सियासत की बात में उन्होंने कहा है कि अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे तो केंद्र इस पर विचार करेगी। अगर कोई ओबीसी में अपने आप को सम्मिलित करवाना चाहता है तो राज्य सरकार की अनुशंसा, राज्य सरकार की रिकमेंड आवश्यक है। राज्य सरकार रिकमेंड अगर हमारे पास करके नहीं भेजते हैं तो हम उस पर विचार करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। राज्य सरकार अगर अनुशंसा करके और रिकमेंड करके भेजते हैं तो फिर हम ओबीसी आयोग के चेयरमैन के पास वो भेजते हैं और ओबीसी आयोग के चेयरमैन या ओबीसी आयोग उसके गुण दोष पर विचार करता है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट और 1955 में जो अनुसूचित जातियां जनजातियां आदेश जारी हुआ था उसको लिंक करके वो बैकग्राउंड ढूंढते हैं कि ये इस समुदाय में सम्मिलित करने योग्य है कि नहीं है। अगर वो सकारात्मक राय देते हैं तो फिर हम विधेयक बना करके और संसद में प्रस्तुत करते हैं। संसद की सहमति होती है तो उनको उसमें जैसा वो चाहते हैं उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। परंतु राज्य सरकार अगर अनुशंसा नहीं करती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और इस पूरी बातचीत को आप देख सकते हैं सियासत की बात में रात 8 बजे। और खबरों में बढ़ते आगे, एनडीए सरकार के 1 साल पूरा होने पर मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रैली करने जा रहे हैं। लेकिन इस रैली में पार्टी के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी शामिल नहीं होंगे। आडवाणी को इस रैली के लिए न्योता ही नहीं दिया गया है और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। 25 मई को पार्टी के प्रेरणा स्रोत रहे दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली में बीजेपी रैली करेगी और इस रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी के कई बड़े नेता मथुरा में डेरा डालेंगे। इस रैली में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी को इसके लिए न्योता नहीं दिया गया है। पार्टी नेता इस फैसले का बचाव भी करते हुए नजर आए। आडवाणी जी हमारे बहुत श्रद्धेय हैं, अटल जी हमारे बहुत श्रद्धेय हैं, लेकिन ये कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम है। पार्टी इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रही है। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं और दीनदयाल जी की जो विचारधारा है उसको सोच के लिए समर्पित ये कार्यक्रम है। मैं मानता हूं कि इस तरह के आयोजन में इस तरह का जो सवाल है वो मैं मानता हूं उसका कोई औचित्य ही नहीं। पूरी तरह से रैली में लोगों में ब्रज में बहुत उत्साह है। तमाम ब्रजवासी नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। और केंद्र सरकार के 1 साल पूरा होने पर पीएम नरेंद्र मोदी 25 मई को मथुरा में जो रैली करेंगे, पीएम की इस रैली को लेकर तैयारियों को लेकर पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 25 मई को दोपहर करीब 3:45 पर मथुरा के दीनदयाल धाम पहुंचेंगे। रैली के बाद शाम 6 बजे पीएम हेलीकॉप्टर से वापस दिल्ली लौटेंगे। ये बताया जा रहा है कि अगर हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने में किसी तरह की दिक्कत आई तो सड़क के रास्ते भी
पीएम के वापस लौटने के इंतजाम किए जा सकते हैं। यूपी के आईजी लॉ एंड ऑर्डर ए सतीश गणेश के मुताबिक आईजी गोपाल गुप्ता और आईजी जोन आगरा डीसी मिश्रा पीएम मोदी की रैली के चलते सुरक्षा इंतजामों पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम की सुरक्षा में 2 एएसपी, 19 डीएसपी, 8 कंपनी पीएसी, 5 कंपनी आरएएफ, 100 कांस्टेबल और बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। 3:45 पर आगमन है दीनदयाल धाम। ये वही है, नंगला चंद्रभान को दीनदयाल धाम भी कहा जाता है और लगभग 2 घंटे का वहां पे उनका कार्यक्रम है और शाम को 1800 बजे उनका वापस दिल्ली के लिए हेलीकॉप्टर से प्रस्थान है। ये करीब 2 घंटा 15 मिनट का जो कार्यक्रम है वो मिनट टू मिनट उसका आया है। उसके बारे में अभी डिटेल्स जो है उनको प्रेषित की गई हैं जिला के अधिकारियों को। ये आज ही हम लोगों को दोपहर को प्राप्त हुआ है। संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक सुरक्षा श्री गोपाल गुप्ता को दी गई है और उनके सहायता आईजी जोन आगरा श्री डीसी मिश्रा। और बड़ी खबर इस वक्त कानपुर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर हमला हुआ है और हमला अवैध कब्जा करने वालों ने किया है। ये बताया जा रहा है कि पथराव में कई अधिकारियों को चोटें आई हैं। नगर निगम की टीम के साथ एसडीएम सदर भी अतिक्रमण हटाने गए हुए थे। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। महाराजपुर के चतमारा चकेरी की यह घटना है। मोहम्मद उजैर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। मोहम्मद उजैर, अधिकारियों को कितनी चोटें आई हैं और क्या ये अतिक्रमण हटाओ अभियान बंद कर दिया गया है? फिलहाल टकराव की स्थिति है, वहां सुरक्षा के हालात कैसे हैं? देखिए, भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया है अजीत, और जो अतिक्रमणकारी थे उनको जो है लाठी लेके खदेड़ दिया गया है। सभी अतिक्रमणकारी जहां से भाग चुके हैं और उन अतिक्रमणकारियों ने जब पहले अतिक्रमण हटाया गया था तो अधिकारी सब मौके पर मौजूद थे। अचानक गांव की एक भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ इकट्ठा होने के बाद उसने पथराव शुरू किया तो ये अधिकारी थोड़ा सा डिफेंसिव हुए, फिर थोड़ा सा और डिफेंसिव हुए। तो ये गाँव के लोग जो है जब तक के पुलिस फोर्स और मंगाया जाता, जब तक ये थोड़ा सा पथराव करते हुए आगे बढ़ गए तो उसमें एक अधिकारी की गाड़ी का शीशा टूट गया है और कुछ कर्मचारी जो हैं उनके जो है पत्थर वगैरह लगे हैं, कुछ भागने में हटने में चोटें आई हैं। तो इन सभी को जो है प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है। इनका प्राथमिक उपचार चल रहा है और मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है और पुलिस ने इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। उनकी वीडियोग्राफी भी बना ली गई है और जैसे ही जो है चिन्हित होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। उधर मेरठ के हाशिमपुरा कांड को आज 28 साल पूरे होने पर पीड़ितों की ओर से कुरान खानी का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीड़ितों ने कोर्ट के फैसले पर मायूसी व्यक्त करते हुए इंसाफ की मांग की। दरअसल 22 मई 1987 को मेरठ के हाशिमपुरा में दंगे हुए थे जिसमें पीएसी के जवान कई लोगों को उठाकर ले गए थे और बाद में उनकी हत्या कर शवों को नहर में फेंक दिया गया था। इस मामले पर कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष बताते हुए बरी कर दिया था। इस फैसले से पीड़ितों को काफी आघात पहुंचा था। अब प्रदेश सरकार की ओर से हाशिमपुरा कांड के पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा के बाद पीड़ितों में इंसाफ की उम्मीद जगी है।